चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट टाइम या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के बारे में ना। हमारा जो टॉपिक था वो था मोटर को लेकर के। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि मोटर हमारे पास कई प्रकार की होती है। ठीक है, एसी में भी हमने देखा और डीसी में भी देखा। फिर हमने बस मोटा मोटा ये समझा था कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मोटर में। एक होता है स्टेटर का सेक्शन, एक होता है रोटर का सेक्शन। ठीक है, और स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब समझते हो ना, फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स। और जो रोटर में वाइंडिंग होती है उसे हम कहते हैं रोटर वाइंडिंग। ऑलराइट, तो बेटा जहाँ पे वाइंडिंग होता है वहाँ पे लॉसेस भी होंगे। जहाँ पे आयरन के कोर होंगे, जहाँ पे आयरन के पीसेज होंगे, तो वहाँ लॉसेस भी होंगे। तो कल हम लोगों ने यह भी देखा था कि लॉसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कोर लॉस होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो हमारा रोटर है वो रोटेट करता है, चूंकि और रोटेट करता है मतलब क्या है कि उस पर फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस होता है, विंडेज लॉस होता है, यानी वायु से भी फ्रिक्शन होता है। और जो बॉल बियरिंग पे वो टिका होता है, वैसे मान लो हमारा ये रोटर है ना, ये शिफ्ट, ये रोटर, तो ये कहीं ना कहीं जो है स्थिर होगा, एक बियरिंग्स पे टंगा होगा। तो घर्षण होता है, चूंकि स्टेटर की वाइंडिंग है तो वाइंडिंग लॉस होता है, स्टेटर वाइंडिंग लॉस कहते हैं, रोटर वाइंडिंग लॉस कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने कल देखी थी। ठीक, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। उसके बाद हमको ये जानना है, अब देखो आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको ना भी मैं आपको नोट्स लिखवाऊं तो आप ज़रूर इतना बता सकते हो कि ऐसे मोटर्स हो जिनमें ऊर्जा की खपत भी कम हो, जिनमें लॉसेस भी कम से कम हो। ठीक है, और ऐसे मोटर्स हों जिनमें लॉसेस कम हो, एफिशिएंसी अच्छी हो। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी हो। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो। जो भी इसकी अच्छाइयाँ हो सकती हैं, ये सब चीज़ जो मैंने बताया, इसमें वाइब्रेशन कम हो, इसमें होने वाली जो साउंड है वो कम हो। ठीक है, क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, जो बॉल बियरिंग वगैरह है जो है वो अच्छी क्वालिटी के बने हो। मतलब एनी हाउ जो हमारा एनर्जी है वो क्या हो, वो उसमें कम से कम लॉसेज हो, मतलब हमारा जो हानि हो वो कम से कम हो। तो ऐसे मोटर को हम बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। ठीक है, एक चीज़ और जान लो बेटा कि जनरली जो हम मोटर यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम ज़्यादातर जो है एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अगर मैं इस घर की अपने बात करूं, हाउस होल्ड की बात करूं, तो हम जनरली एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और उसको हम बोलते हैं जनरली इंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं? इंडक्शन मोटर। हिंदी में कहूँ तो इसे में हम बोलते हैं प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आपके घर में जो फैन है, सीलिंग फैन है, जो छत पे लगी सीलिंग फैन है, तो वो क्या है, वो एक तरह का इंडक्शन मोटर है, बट वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, आपके घर में जो कूलर है वो भी क्या है, इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, उसका जो मोटर है वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। समझ रहे हो, है ना? जो बाकी और भी कोई फैन आप इस्तेमाल करते हो वो भी इंडक्शन मोटर। तो जहाँ जहाँ इस तरह जो आपके घर में ये जो यूज करते हो आप, मिक्सर वगैरह, ग्राइंडर वगैरह यूज करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं सिंगल फेज के ही मोटर, लेकिन वो इंडक्शन नहीं होता। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर होता है। वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज होती है मशीन की। तो कोई भी मोटर होगा उसमें आप दो चीज़ें मैंने कॉमन बताई, स्टेटर होगा, रोटर होगा। स्टेटर के लॉस और रोटर के लॉसेस को हमें कम करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी, ऊर्जा की खपत कम से कम होगी। क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो लाभ तो तुम बता ही सकते हो जो मैंने बताया। ठीक है, लाभ वही है जो मोटर पे होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं अपने थोड़े से आगे के टॉपिक पे जो हमको मेन जानना है।
जो कुछ चीज़ें आपके बुक में है वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब ये था नहीं सब्जेक्ट। तो जब ये सब्जेक्ट लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ तो लास्ट ईयर जब इसको मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया था, उस समय सिविल मैकेनिकल में चल रहा था, तो बुक का स्क्रूटनी नहीं हो पाया था, क्योंकि जस्ट सिलेबस चेंज हुआ था और मार्केट में बुक आ गई थी। तो मुझे लगता है कि जहाँ से यूट्यूब से या फिर जहाँ से विकिपीडिया से गूगल से बुक को जो बनाने वाले ने सब उठा करके डाल दिया था। ठीक है, तो अपडेटेड बुक नहीं थी ये सब, सब्जेक्ट नया था और क्लासेस चल भी नहीं पाई थी, लास्ट ईयर भी ऐसे ही ऑनलाइन ही चला था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका से यही रखना, जो आपके पास सिलेबस होगा ना, सिलेबस को सामने रखना, सिलेबस को सामने रखना, टू द टॉपिक पढ़ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को कितना आप डिटेल में जाओगे, कितना पढ़ोगे, आपके लिए फिर कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में 2 ही 3 क्वेश्चन पूछेगा, मैंने बता भी दिया क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा जो मैंने बताया कि सिंगल लाइन डायग्राम, जो मैंने टूट में कल दिया है, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में आना ही आना है बेटा। ठीक है, इसका जो भी इसका जो स्टेजेस होते हैं एक्सप्लेन करने को आना ही आना है। ट्रांसफार्मर क्या है, एरर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। मोटर क्या है, मोटर में होने वाले एरर पूछ सकता है। के डब्ल्यू, के वी ए, के वी ए आर। अब जैसे कुछ बच्चे का आया था मेरे पास ट्यूटोरियल, तो उसमें क्या था कि जैसे आपने के वी ए है तो पूरा के वी ए, के वोल्ट एम्पियर है बेटा, अब किसी ने के से के वी आर लिखा तो के वी ए आर लिखना है, आपने लिखा के वी आर। ठीक है, तो के वी आर नहीं है बेटा, के वी ए आर है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव है। तो थोड़ा सा, क्योंकि क्लासेज हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, थोड़ा दिक्कत होगी, बट थोड़ा सा जब भी आप ट्यूटोरियल को लिखो तो इस पे देखो कि वो, इसलिए मत लिखो कि मुझे भेजना ही है, इसलिए वो तो एक फॉर्मेलिटीज़ है कि मेरे पास ट्यूटोरियल आता है, क्योंकि मुझे भी दिखाना पड़ता है आगे कि हमने सेंड किया है। ठीक है, तो बच्चों का ट्यूटोरियल आया है, तो मुझे भी एक प्रेशर होता है दिखाने का। लेकिन जो आप ट्यूटोरियल बनाओगे ना, लिखोगे ना, वो आपका एक जिस्ट बन जाएगा, छोटा सा नोट्स बन जाएगा। तो जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उसको सिर्फ पढ़ के जाओगे भी, तुम्हारा ये सब्जेक्ट में अगर आपको सिर्फ कंटेंट पता है ना तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए बहुत फार्मूला वार्मूला नहीं करना है, डेरिवेशन वेरिवेशन कहीं कुछ है नहीं, सब थियरी है। तो मेन जो हमारा जिस्ट है वो पता होना चाहिए, इस सब्जेक्ट में है क्या, इस टॉपिक में है क्या, तो वो आपका ट्यूटोरियल का काम कर देगा। तो उसको जब बनाओ तो अच्छे से बनाओ, लिख कर बनाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ ट्यूटोरियल, तो उसमें कुछ एरर हो जाते हैं। जैसे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि जो एक ही बच्चे ने लिखा ना उसी को कॉपी कर लेते हो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मत लिखो, 10 12 लाइन का ही लिखो, ठीक है चलेगा, बट जो लिखो वो उसका मतलब कॉन्क्रीट हो। ठीक है, समरी अच्छा से लिखा होना चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए काम आएगा, अदरवाइज वो फिर वेस्ट हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है समय देने का उस पर। ठीक है, चलो, अब एक टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, उससे कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर को कहते हैं हिंदी में शक्ति, और फैक्टर को गुणक, तो शक्ति गुणक कहा जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर के बारे में ये पूछा जाता है कि पावर फैक्टर है क्या, और पावर फैक्टर को इम्प्रूव क्यों करना चाहिए, क्या पावर फैक्टर का मान कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहीं पे कि आप जो फार्मूला लिखते हो पावर का, P बराबर वी आई कॉस फाई, ये फार्मूला आपने AC के लिए पढ़ा होगा, AC पावर के लिए, P बराबर वी आई कॉस फाई। P क्या है, पावर है, AC पावर है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। ठीक है, I क्या है, धारा है, करंट है, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। तो कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो अगर मैं कॉस फाई का मान लिखूं तो क्या हो जाएगा, P अपॉन वी आई, P अपॉन वी आई। ठीक है, क्लियर है। अब समझो कि, अच्छा एक चीज़ थोड़ा समझो, हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है, एक सिंपल सी बात, मतलब अपने से एनालाइज करना, हम कनेक्शन 2 प्रकार से पढ़ते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, या जिसको आप श्रेणी क्रम कहते हो, समांतर क्रम कहते हो। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा
कि सीरीज में क्या होता है कि करंट तो समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। और पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होती है। ठीक है। तो हमारे घर में जो, मान लो हमारे घर में कोई वोल्टेज आया है 220 वोल्ट। हमारे घर में जो सप्लाई है 220 वोल्ट है, मान लिया, एग्जाम्पल है, सपोज करो। तो अगर हमारे घर में 220 वोल्ट है और मेरे घर में टोटल 20 लोड लगे हुए हैं, फैन, कूलर, एसी सब ऐसे लेकर के 20 लोड लगे हुए हैं। ठीक है। और सबको 220 वोल्ट चाहिए, समझ रहे हो? सबको 220 वोल्ट चाहिए, मतलब हमारे घर में अगर बल्ब जला रहा है तो वो भी 220 वोल्ट चाहिए। अगर कूलर है 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है। मेरा फ्रिज है तो भी 220 वोल्ट चाहिए, सबको 220 वोल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने घर को हम कैसे अरेंज करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे या समांतर क्रम में करेंगे? मैसेज करके बताओ जरा, एनीवन? ध्यान से देखो बेटा, देखो हमारे पास दो कनेक्शन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम जिसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है समांतर, समांतर क्रम जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? जो श्रेणी क्रम होता है, जैसे मान लो मैंने बताया था, अगर आपको जैसे श्रेणी क्रम में दिए रेजिस्टेंस है, मान लो 3 है। ठीक है। इसको मान लो ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है और ये एक बल्ब है। तो इसको हमने कहा बी वन। अच्छा, मैं बल्ब ना बनाऊं, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस कर दूं, हो जाएगा। ठीक है। ये बेटा रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, यहाँ वोल्टेज है V। ये तो क्लियर है? ये 3 रेजिस्टेंस लगा है, तीनों अगर यहाँ से करंट निकलता है, मान लिया I। ठीक है। इस बैटरी से करंट निकलती है I। तो क्या होगा बेटा, यही करंट को रास्ता मिलेगा जैसे जैसे यहाँ से निकली, और ऐसे करते करते इसमें जाएगी, और ऐसे करते करते वापस चली जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बता रखा है कि करंट जो है, तो ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका करंट हो गया। तो करंट कैसे देखो, करंट के मेरे क्यों, करंट का स्वभाव क्या होता है, करंट को जैसे जैसे रास्ता मिलता है ना, वैसे वैसे करंट फ्लो करती है। जैसे नाली है ना, अगर मैं नालियों को एक तरीके से पानी बहाऊं और एक ऐसे अरेंजमेंट बनाऊं, ठीक है, कि ये एक ऐसे रास्ता बनाऊं, और मैं यहाँ से पानी अगर फ्लो कराता हूँ, तो पानी क्या होगा बेटा, पानी इसमें भी जाएगा, कुछ पानी यहाँ भी जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा। ऐसे करंट के लिए जितनी जितनी शाखाएं मिलेंगी करंट को ना, करंट वहाँ वहाँ जो है आसानी से चला जाएगा। ठीक है, जो जो शाखाएं मिलेंगी। तो अब बताओ कि करंट को जाने के लिए जो रास्ता मिल रहा है वो यही तो मिल रहा है। तो पूरी की पूरी करंट जो है वो कहीं कुछ बट रही है क्या? बिल्कुल नहीं। जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है, वही वापस चली आई। तो हमने देखा कि करंट का मान समान है, धारा जो है वो समान है। तो इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम कहते हैं, श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होगा, यहाँ वोल्टेज अलग होगा, यहाँ वोल्टेज अलग होगा, यहाँ वोल्टेज अलग होगा, करंट समान होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो वोल्टेज अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, अगर मैं बताऊं कि वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर। लेकिन एक जगह वोल्टेज क्या है, आई इंटू आर वन है, तो इसको हमने वी वन कहना पड़ेगा। एक वोल्टेज क्या है, आई इंटू आर टू है। एक जगह वोल्टेज क्या है, आई इंटू आर थ्री है। क्लियर है बेटा? तो वोल्टेज देखो अलग अलग है, क्योंकि करंट भले ही समान है, रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, तो वोल्टेज का मान अलग अलग है। ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पैरेलल वाले में। तो मान लो ये हमारे पास
सेम रेजिस्टेंस से हमने इस अरेंज में कनेक्ट कर दिया, इस ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया। तो ऊपर वाला R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब फिर यहां से हमने करंट फ्लो कराया I। अब ध्यान से बताना, तुम्हें ही बताना है। करंट ऐसे निकली, ऐसे पहुंची, एक रास्ता इधर भी है, एक रास्ता इधर भी है, बट गई, ठीक है। ये वाली बट के ऐसे गई, वापस चली आई। ये वाली आगे गई, इधर भी बटी, इधर भी बटी। ये वाली वापस गई, इधर चली आई। ये वाली इधर गई और ऐसे वापस चली आई। तो आप देखो, जहां जहां इसको रास्ता मिलेगा वहां वहां करंट बट रही है। करंट क्या हो रही है? बट रही है। करंट डिवाइड हो रही है। करंट जब डिवाइड होगी तो करंट का मान सेम तो रहा नहीं, तो धारा का मान जो है समान नहीं रहेगा, लेकिन वोल्टेज का मान समान होगा। अब कैसे होगा? देखो, ये वोल्टेज क्या है नीचे, V, तो यही पैरेलल वोल्टेज यहां क्या होगा, V। यही वोल्टेज इसके पैरेलल V, और यही वोल्टेज इसके पैरेलल V। ये तीनों वोल्टेज चूंकि पैरेलल में है, धारा का मान यहां अलग हो जाएगा, धारा यहां बटेगी, यहां बटेगी, यहां बटेगी, यहां बटेगी, यहां बटेगी, लेकिन वोल्टेज पैरेलल में है तो समान होगा। अब इस चीज को कोरिलेट करना, समझ में आई बात? इसको हम कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरे घर में मान लो ये इतने जो है लोड लगे हैं, ठीक है। ये मान लो बल्ब है एक, ये दूसरा बल्ब है, ये मेरा फ्रिज है, और ये मेरा लाइट, ये मेरा फैन है, ये फ्रिज है और ये मेरा कूलर है, ठीक है। बी फॉर बल्ब वन, बी वन फॉर बल्ब वन, B2 फॉर बल्ब टू, एफ जो है मेरा फ्रिज है वन और कूलर है। ऐसे मान लो, मैंने बस सिंबल बनाया है कि इसको है। और आप जब भी बल्ब या कुछ भी लाते हो उस पर क्या लिखा रहता है, आप देखते हो हमारे घर में जो सप्लाई होती है 220 वोल्ट की होती है। समझ रहे हो? मतलब क्या है बेटा, इसको भी 220 वोल्ट चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। अगर हमको चारों को 220 वोल्ट देना है तो हम कौन सा कनेक्शन देखेंगे, कौन से कनेक्शन की तरफ जाएंगे? वोल्टेज को बराबर करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम समांतर क्रम की तरफ जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? तो हमारे घर की जो वाइंडिंग, जो वायरिंग होती है ना, पूछा जाता है कि वायरिंग होती है, तो उसे हम कैसे जानते हैं? तो इसी प्रकार से समझते हैं, ठीक है। आपके घर में जितना भी लोड है लगा दो, अभी तो मैंने 4 दिखाया है, अब बढ़ा दो, अब 10 लगा दो, 20 लगा दो, 25 लगा दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैरेलल क्या है, वोल्टेज सबको 220 वोल्ट मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक पे आओ। जब हमने पढ़ा कि cos फाई बराबर, अच्छा ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा तुमने पावर का, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर जान लो। एसी में जो पावर का फॉर्मूला होता है, जैसे हम पावर बराबर VI तो पढ़ते हैं ना, लेकिन cos फाई भी लिखते हैं, ठीक है। cos फाई एसी के लिए लिखते हैं, डीसी के लिए नहीं, एसी के लिए, क्योंकि cos फाई है एसी में मिलेगा, आपको डीसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में एसी है तो हम। और cos फाई को मैंने बोला कि ये पावर फैक्टर है, एक सेकंड के लिए समझ लो कि पावर फैक्टर कुछ है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको एनालाइज करो अपने घर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो घर में जो पावर आ रहा है, भाई आपके घर का एक, कहते हैं ना हमारे घर में पावर है, वो 1 किलोवाट का पावर है, या 1.5 किलोवाट का पावर है, या 2 किलोवाट का पावर है। दैट मीन्स पावर आपके घर में कांस्टेंट आ रहा है, नियत आ रहा है, पावर चेंज नहीं हो रहा है, तो पावर हो गया कांस्टेंट। वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज भी कांस्टेंट हो गया। तो अब cos फाई किस पे डिपेंड करेगा, 1 अपॉन करंट, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन करंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे तो थोड़ा सा कंटेंट तुम्हें अच्छा मिलेगा समझने के लिए, ठीक है। अगर cos फाई का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। अगर cos फाई का मान कम होगा तो करंट का मान ज्यादा होगा। ये तो क्लियर है ना, इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है, कि अगर cos फाई ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और अगर ये कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब करंट ज़्यादा होती है
तो करंट में भाई, करंट कहाँ फ्लो करती है? वायर में। कहीं भी कंडक्टर है, जैसे ये मान लो एक तार है ना, ये एक तार है, ये वायर है, कोई भी वायर, इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो क्या है? आई है। तो जो लॉस होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर आर। इसी को तो हम लॉस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। और इसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो हीट हो जाता है। हीट जो उष्ण होता है, इसे कहते हैं तार गर्म होकर जल गया, दैट इज द हीट। टाइम से मल्टीप्लाई तो हीट हो जाता है। तो अगर बेटा करंट का मान ज्यादा होगा, सोचो, करंट का मान ज्यादा होगा तो करंट स्क्वायर का मान भी ज्यादा होगा, और टोटल जो लॉस होगा ये भी ज्यादा होगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो? जब ये सब चीजें ज्यादा होंगी तो आप सोचो कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो भी वायरिंग है, चाहे हमारा जो भी आउटपुट हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उसमें लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं जो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो करंट ज़्यादा कब हो रहा है? जब पावर फैक्टर कम हो रहा है। ऑलराइट, पावर फैक्टर कम हो रहा है, यानी कि इसको यूं समझ लो, ये चीज़ कहानी जो मैंने बताया। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि पावर फैक्टर क्या हो? ज़्यादा हो, क्योंकि अगर पावर फैक्टर कम होगा, अगर पावर फैक्टर कम होगा तो करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब करंट ज़्यादा होगा तो हमारे सिस्टम में क्या होगा? लॉसेस ज़्यादा होंगे, मशीनें हमारी प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। करंट ज़्यादा होने से हमारा मशीन भी जल सकता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी जल सकता है, मोटर जल सकता है। ठीक है, हाई करंट आती है तो कोई भी चीज़ जो है वो बर्न कर जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम और भी लॉसेस होते हैं, और भी फैक्टर होते हैं, बट करंट ज़्यादा होना अच्छी चीज़ नहीं है। तो करंट कम कैसे होगा? जब हम पावर फैक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो इसी में एक क्वेश्चन बनता है, अभी आप, हाँ, पावर फैक्टर अब देखो क्या होना चाहिए, इस पे समझ लो। भाई पावर फैक्टर है क्या? कॉस फाई, कॉस फाई। और कॉस का मान होता क्या है? ये मान लो हमारी सरल रेखा है, तो -1 है और ये +1 है, यही तो है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यही तो लेते हैं कॉस का मान 0 से 90 तक। अभी पूछ लेना, अभी मेरा बात खत्म हो फिर पूछ लेना। तो ये हमारा हो जाता है। तो कॉस फाई जो है वो -1 से +1 के बीच ही रहता है। जनरली हमारा -1 से +1 इसका डोमेन है, कॉस फाई का मान। तो कॉस फाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? नेगेटिव तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉस फाई का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो कॉस फाई जो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होती है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं कि जनरली जो है आप देखोगे कॉस फाई का मान 0.8, 0.9, 0.91, 0.86 ऐसे करके हम रखते हैं। ठीक है, मतलब 0.7, 0.8, जितना ज़्यादा हम रख सकें उतना ज़्यादा रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये होता है पावर फैक्टर। तो जनरली पावर फैक्टर अगर लो हो जाता है, मान लो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कहीं से आ रही है, अब यहाँ से तो आती नहीं है, मान लो बहुत दूर कहीं 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ये हमारा घर है, और हमारे घर तक पहुँचते पहुँचते इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, अगर पावर फैक्टर लो हो जाता है, किसी भी बहुत सारे कारणों से हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पावर फैक्टर को बचा के रखना पड़ेगा। पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में पावर फैक्टर अगर लो है, तो यहाँ से यहाँ तक का तार मान लो 100 किलोमीटर का आपका ट्रांसमिशन लाइन है, तो सोचो कितना लॉस हो जाएगा। आई स्क्वायर आर, आप देखो ना, करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, फॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, जगह जगह स्टेप बाय स्टेप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते रहते हैं कि पावर फैक्टर हमारा बहुत ज़्यादा मिनिमम ना हो। ठीक है, तो एक मेथड पढ़ते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, एक तरीका होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का, जो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। बट क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं बच्चे के क्वेश्चन पे।